नमस्कार दोस्तों। आज हम आरएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 के बारे में और उसके जो मॉडल आंसर की और प्रश्न पत्र आरपीएससी द्वारा वेबसाइट पे अपलोड किया गया है उसको ध्यान में रखते हुए इसके प्रश्नों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आरपीएससी द्वारा 2 फरवरी 2025 को आयोजित ये प्रश्न पत्र हमारे सामने है और प्रश्न पत्र का लेवल बहुत अच्छा रहा, खास तौर से आरपीएससी के उस नज़रिए से कि पिछले 5 सालों में कहीं पेपर आउट हुए और साख में थोड़ी सी गिरावट भी हुई। उसके बावजूद इस प्रकार का प्रश्न पत्र का लेवल रखना ताकि विवादित प्रश्न नहीं रखना, और हो सकता है आगे इन पे कुछ कंटेंट के ऊपर कुछ आपत्तियां आए, लेकिन अब तक जिस प्रकार का प्रश्न पत्र देखा गया बहुत अच्छा लेवल रखा। कोचिंग संस्थानों को फेलियर करने का एक बहुत अच्छा मेथड्स इन्होंने यूज़ किया। एनसीईआरटी और राजस्थान बोर्ड की किताबों से कंटेंट लिया, और इसके अलावा अगर कहीं से कंटेंट देखने को मिला तो वो था राजस्थान बोर्ड और हिंदी ग्रंथ अकादमी। अब बात करते हैं कि आखिर कट ऑफ के बारे में हम लास्ट में बात करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा इश्यू है कि अगर पेपर आउट नहीं हुआ है तो कट ऑफ का आकलन लगाना आसान रहता है। अगर जहाँ तक मैं मानता हूँ बिल्कुल फेयर हुआ है एग्ज़ाम और ज़्यादा कट ऑफ रहेगी नहीं। जो कट ऑफ 2012-13 वाले आरएस प्री में रही थी उसके आसपास की कट ऑफ मैं मान के चल रहा हूँ, और जो कि मॉडल आंसर की जारी की है उस आंसर की के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे पास समय कम है। बहुत कम समय में हम इसके प्रश्न पत्र के उत्तरों की जांच करेंगे, बाद में विस्तृत रूप से हम आपको बाद में बताएंगे। तो पहला प्रश्न था स्वर्णिम चतुर्भुज के बारे में। स्वर्णिम चतुर्भुज के अंदर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को आपस में जोड़ने वाले हाईवेज हैं। इनको चारों के आपस में दूरी को घटते क्रम में जोड़ना था। इसका सही उत्तर आरपीएससी ने माना है 1 नंबर पे चेन्नई टू कोलकाता, 2 पे कोलकाता टू दिल्ली, और 3 नंबर पे दिल्ली मुंबई, और लास्ट में सबसे छोटा जो इसका भाग है वो है मुंबई टू चेन्नई। तो इसका सही उत्तर है जो ऑप्शन नंबर 1 है वो CDAB। इसके बाद आगे है जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें राजस्थान के ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है। हालांकि क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा रखा है उन्होंने। जो लूणी बेसिन और शेखावाटी प्रदेश राजस्थान के बांगड़ के उप प्रदेश है, बिल्कुल सही कंटेंट है। और गग्गर का मैदान अधिकांशतः हनुमानगढ़ और गंगानगर में, बिल्कुल सही है। नागौर उच्च भूमि में लवणीय झीलें और आंतरिक जल प्रवाह है, बिल्कुल सही है। और चौथा कथन था अरावली श्रेणियाँ सभी प्रकार के खनिजों से समृद्ध है। सभी प्रकार के खनिजों से समृद्ध नहीं है, सभी प्रकार लिख दिया, वहीं गलत हो गया। इसका सही उत्तर है ABC, अर्थात ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है। आगे बात करते हैं राजस्थान की ज्योग्राफी से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। राजस्थान में जिला समूहों का दक्षिण पश्चिमी मानसून में औसत वर्षा के आधार पर सही आरोही क्रम है, यानी वर्षा की जो मात्रा है वो बढ़ते हुए क्रम में कहाँ से है। तो इसमें सही ऑप्शन होगा जालोर, जयपुर और कोटा। जालोर से ज़्यादा जयपुर में बरसात होती है और जयपुर से ज़्यादा कोटा में, इसे सरल भाषा में बात करें तो। इसके बाद में आगे वाला चौथा क्वेश्चन है परमाणु ऊर्जा प्लांट और उनके राज्यों को में से गलत सुमेलित जो जोड़ा है उसे आइडेंटिफाई करना था। उसमें ऑप्शन नंबर 3 है केंगा, जो कि कर्नाटक में है। ऑप्शन में इन्होंने तमिलनाडु दे रखा है और इसका सही आंसर यही होगा केंगा इसका क्योंकि केंगा तमिलनाडु में ना होकर कर्नाटक में है। इसके आगे है राजस्थान की ज्योग्राफी से ही रिलेटेड क्वेश्चन है कि जो जयपुर, दौसा और अलवर में जो वैज्ञानिक वर्गीकरण राजस्थान की मिट्टियों का किया गया है उससे पूछा हुआ अच्छा क्वेश्चन है। हालांकि हर बार की तरह ही इसी क्वेश्चन, क्योंकि यहीं से हर बार आरपीएससी कंटेंट के रूप में एक क्वेश्चन उठाती है, और ये क्वेश्चन मैं ये मानता हूँ ज़्यादा टफ नहीं था, क्योंकि सबको पता है कि अल्पी सोल्स राजस्थान में जयपुर, अलवर, दौसा, सवाई माधोपुर, भरतपुर, इस क्षेत्र में अल्पी सोल्स ही पाई जाती है। इसमें इन्होंने तीनों ज़िले दिए, कोई डाउट ही नहीं था। इसके बाद में आगे इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन पूछा इन्होंने। 2021-22 के जो फसलों के उत्पादन के आंकड़े थे उनमें से बाजरे के उत्पादन में देश का कुल बाजरा उत्पादन का राजस्थान कितना प्रतिशत योगदान देता है, उसमें
38.98 है, लगभग 39% के आसपास राजस्थान का सर्वाधिक योगदान बाजरा उत्पादन में है। इसके बाद में करंट जीके का और बजट से रिलेटेड क्वेश्चन देख सकते हो। मेडिटेक मेडिकल डिवाइस पार्क जो कि जोधपुर में बोरोनाडा में स्थापित किया गया है। आगे इस क्वेश्चन को आप सरल कह सकते हैं, जो 8 नंबर क्वेश्चन है, क्योंकि ये पहले भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि खड़ीन जल संरक्षण प्रचलित विधि है किस क्षेत्र की है। जैसलमेर, थोड़ा सा इजी हम इसे मान सकते हैं। बाकी ऐसे क्वेश्चन आरपीएससी इसलिए डालती है कि बच्चों में एक मानसिक दबाव नहीं आए कि कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं खुद पेपर देने गया तक अगर किसी के पेपर का सेटिंग या पेपर जो कोड है अगर इस प्रकार का आ जाए कि उसकी शुरुआत के 10 या 20 क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो पूरा पेपर ख़राब जाता है। तो कहीं ना कहीं आरपीएससी को ऐसे क्वेश्चन डालकर उन्हें एक रोचकता के रूप में और यूँ लगना चाहिए कि हाँ मैं पेपर देने आया हूँ। इसके बाद में आगे जो 9वां क्वेश्चन है ये भी राजस्थान की ज्योग्राफी से है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था। अगर आप में से एक आधे नदियों की भी अगर आप सुमेलित कर पाते, जैसे उदयपुर है, उदयपुर में सोम और जाखम। बूंदी की बात करें तो कुराल, भरतपुर की बात करें तो गंभीरी और पार्वती, और अलवर की बात करें तो साबी और रूपारेल। यानी अगर एक कंटेंट को भी मिलाते आप तो आसानी से, एक या दो कंटेंट अगर आप मिलाते तो शायद इसे आसानी से कर पाते। इसके बाद में 10वां क्वेश्चन है एस्बेस्टोस खदान के बारे में है। इसको लेकर कौन सी स्थल, एक टफ लेवल का क्वेश्चन है क्योंकि इंटरनल खदानें जो कि ग्रामीण क्षेत्रों के नाम है, गाँवों के नाम दिए हैं इन्होंने। पहला नाम दिया है इसमें एस्बेस्टोस का, आपको पता है कि अर्जुनपुरा और पीपरदा। अर्जुनपुरा अलवर में स्थित है और पीपरदा पाली में स्थित है, दोनों ही एस्बेस्टोस के लिए प्रसिद्ध है। और इसका उत्तर एक ऑप्शन यानी अर्जुनपुरा और पीपरदा ही होगा। इसके बाद में आगे है कि लिग्नाइट से संबंधित महत्वपूर्ण संस्थान स्थित है। अब इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा इन्होंने। अब इसमें से आपको उस समूह को आइडेंटिफाई करना था जिसमें तीनों की तीनों नाम लिग्नाइट से रिलेटेड थे। अब पहला ऑप्शन है जिसमें पलाना, अगुचा, अगुचा इसमें इन्होंने बाहर कर दिया। मेड़ता हालांकि लिग्नाइट आधारित ही है, पलाना भी है। दूसरे ऑप्शन में इन्होंने जगपुरा, अगर आप जगपुरा और अगुचा दोनों ही जगह को आइडेंटिफाई करते हैं तो इस क्वेश्चन को वहीं से, जगपुरा बांसवाड़ा में पड़ता है, सोने की खदान के लिए प्रसिद्ध है, न कि लिग्नाइट के लिए। कपूर्डी, मेड़ता और कशनाऊ, कशनाऊ नागौर में पड़ता है, मेड़ता भी नागौर में पड़ता है, दोनों ही लिग्नाइट के खनिज के लिए प्रसिद्ध है। इसलिए इसका सही उत्तर है कपूर्डी, मेड़ता और कशनाऊ, और आरपीएससी ने भी यही माना है। 12वां क्वेश्चन है जो संरक्षित क्षेत्र के बारे में है। आपको पता कि रणखार जालोर में है, मनसा माता झुंझुनू में है, सोरसन बूंदी में नहीं होकर बारां में है। लगभग इजी लेवल का क्वेश्चन है, ज़्यादा हमीरपुर भीलवाड़ा में है। तो इसका सही आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन, सोरसन बूंदी, क्योंकि बूंदी में नहीं होकर बारां में है। इन्होंने गलत सुमेलित को आइडेंटिफाई करवाया था। 13 नंबर क्वेश्चन है माउंट आबू और रणकपुर किस पर्यटक परिपथ में शामिल है। अच्छे से पता है, गोडवार। इसके बाद में 14वां क्वेश्चन है किस राजनीतिक दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने संविधान सभा को भंग कर उसका पुनर्निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर करने को कहा था। ये थोड़ा सा आप टफ मान सकते हो, और यूं कहें कि हिस्ट्री के ऑप्शनल हिस्ट्री के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए टच करने जैसा क्वेश्चन था। क्वेश्चन का लेवल अच्छा था। अगर कोई सही करके आया है जीके में रहा कि यूँ कह रहा है कि टफ क्वेश्चन भी सही करके हो सकता है तो कैसे भी सही हो जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी अच्छा लेवल था इस क्वेश्चन का। इसके बाद में आगे बात करें राजस्थान ज्योग्राफी के जनगणना से क्वेश्चन है, इजी लेवल का क्वेश्चन है। इन्होंने साक्षरता के क्रम को आइडेंटिफाई करने के लिए कहा है, जैसा कि सर्वाधिक साक्षरता कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर, अलवर, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। आगे बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए। ये क्वेश्चन आरपीएससी का सबसे बेस्ट है, हर बार ऑप्शन बदलकर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन का पूछने का तरीका एक ही है, ऑप्शन बदल बदल कर। आप अगर इन चीज़ों को बार बार जब रिवाइज करें तो खास तौर से उसके और ऑप्शन क्या क्या हो सकते थे इन पे खास तौर से विचार करें। खास तौर से मैं ये बात ईओआरओ के विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि जिस प्रकार का स्टैंडर्ड इन्होंने वर्तमान में कुछ एग्जामों से इन्होंने प्रश्नों के पूछने का स्टैंडर्ड चेंज किया है, आप लोगों को उसी प्रकार से तैयारी करनी है। अब इस क्वेश्चन में अगर आप
थोड़ा सा नॉलेज रखते कि पहले से पता है कि 20 और 21 एक ऐसे अनुच्छेद है जो ना तो भारतीय और जो विदेशी नागरिक हैं दोनों पे समान रूप से लागू हैं, और ये दोनों अनुच्छेद एक ऐसे अनुच्छेद हैं जो आपातकाल में भी लागू रहते हैं। अगर आप इसके आधार पे भी आइडेंटिफाई करते तो आसानी से इस क्वेश्चन पे आंसर निकाल सकते थे, क्योंकि पहले ऑप्शन में 14, 20 से ही आइडेंटिफाई हो गया, बाहर निकल गए। दूसरे में 21 वाला ऑप्शन है उससे बाहर हो रहा है। तीसरे में 20 और 21 दोनों दे रखे हैं इसलिए बाहर हो रहा है। अब आपके पास एक ऑप्शन बचा था 4 नंबर, और 4 नंबर ही ऑप्शन इसका सही आंसर है, क्योंकि 15, 16, 19 और 30। ठीक है, इसके बाद में आगे वाला क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत के संविधान में अंतः स्थापित किया गया कि राज्य आर्थिक और अन्य नियोग्यताओं के कारण किसी नागरिक को निःशुल्क विधिक सहायता सुनिश्चित करेंगे। जैसा कि हम सभी को पता है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा कई संशोधन भारतीय संविधान में किए गए थे। इसी कारण से इस संविधान 42वें संविधान संशोधन को भारत का मिनी संविधान भी कहा जाता है। और उन्हीं सॉरी उन्हीं संविधान संशोधनों में से एक संशोधन ये भी था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 1976। अब है आगे बात करें, बहुत इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण और यूँ कहें कि बहुत टफ क्वेश्चन है कि जो संविधान की जो मेन बुक है उससे और बिल्कुल करंट से अपडेट रहने वालों के लिए है। इन्होंने 4 वाद दिए हैं और किस किस वाद में किस संविधान संशोधन को चुनौती दी गई थी। अगर आपको सिर्फ एक इंदिरा गांधी बनाम राजनारायणवाद, जो कि इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी और उनके चुनाव को न्याय संगत नहीं होने की चुनौती दी गई थी, और वो 39वां संविधान संशोधन था, अगर इतना भी जानते तो शायद करते, क्योंकि और बाकी आपका कर पाना। इसके बाद में अगर जो ऑप्शन नंबर बी है वह भी बहुत चर्चा में रहा था, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, और कहीं एग्जामों में पूछा भी गया है, और 42वें संविधान संशोधन को इसी वाद के द्वारा चुनौती दी गई थी। अगर एक क्वेश्चन ये भी अगर आप आइडेंटिफाई करते तो केवल मात्र इसी से भी ये आपका उत्तर निकल के आ रहा था। आगे बात करते हैं तो इसका सही उत्तर है इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण में आएगा 39वां संविधान संशोधन, और मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 42वां संविधान संशोधन, और कोहोतो होलुहान बनाम जसीलू जो वाद है उसमें 52वां संविधान संशोधन को चुनौती दी गई थी, और पी संबामूर्ति बनाम आंध्र प्रदेश राज्य में वाले में 32वें संविधान संशोधन को चुनौती दी गई थी। अब आगे बात करते हैं, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो इसमें जैसे कि पहला कथन दिया गया है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाएगा, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य की विधानसभाओं और विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचित सदस्य। ये सही है। सेकंड ऑप्शन है कि निर्वाचन मंडल के प्रत्येक सदस्य के लिए वोट का मूल्य 1971 की जनगणना के आधार पर तय किया जाता है, और ये तब तक जारी रहेगा जब तक कि वर्ष 2026 तक पहली जनगणना की जनसंख्या प्रकाशित नहीं हो जाती। ये 26 तक का क्राइटेरिया रखा गया, बिल्कुल सही है। सॉरी चुनाव एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से अनुसार आयोजित किए जाएंगे, बिल्कुल सही है। अब इसका जो चौथा ऑप्शन है वह है कि किसी राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के उतने मत होंगे जितने कि 100 के गुणित उस भूभागफल में हो जो राज्य की जनसंख्या को उस विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल जनसंख्या में भाग देने पर आए। ये गलत है, 100 के गुणित में नहीं होकर 1000 के गुणित में होता है, जैसे कि आप लोगों को पता है। अगर किसी को पता नहीं है कि जो राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा सदस्य के मत का मूल्य निकालना, तो बहुत ज़्यादा ईजी सवाल नहीं था, लेकिन इसकी लैंग्वेज थोड़ी टफ थी, इसलिए इसे भी हम टफ सवाल में ही मानेंगे, क्योंकि अमूमन जो नए अभ्यर्थी हैं उन्हें सवाल की जो लंबी लैंग्वेज है ना उसको समझते ही उन्हें यूँ लगता है कि ये बहुत ही अड़चना, क्योंकि शुरू से पढ़ते लास्ट में आते आते यूँ लगता है कि पता नहीं क्या पूछ लिया। बाकी जितने लंबी लैंग्वेज होगी वो सवाल इतना ही ईजी रहेगा आपको समझने के लिए।
इसके बाद में क्योंकि पॉलिटी जो इंडियन पॉलिटी और राजस्थान पॉलिटी दोनों में ही अगर बात करें तो अगर आजकल आरपीएससी और अगर अधीनस्थ बोर्ड की देखें दोनों की ही ये कंडीशन रही है कि अच्छी लैंग्वेज को लंबा करके देते हैं ताकि विद्यार्थियों की समझ विकसित हो। और यही अगर ट्रेंड रहा तो जो कोचिंग संस्थान हैं उन्हें एक बच्चे की समझ विकसित करने पे ज़्यादा ध्यान देना होगा बजाय कि फैक्ट रटाने की। और जैसा कि हम देख रहे हैं नोट्स बना बना कर फैक्ट फैक्ट रटा रहे हैं और उनके परिणाम भी आप देख रहे हैं कि लोगों में हताशा का शाम से मैं देख रहा हूँ तोते उड़े हुए हैं, लोग बता ही नहीं रहे नंबर कितने आ रहे हैं। कट ऑफ तो बहुत दूर की बात है, बस इतना पूछ रहे हैं कि कट ऑफ कितनी जाएगी, खुद के नंबर से नीचे आ रही है तो बात करो, बाकी तो बात ही नहीं कर रहे। तो ये एक अच्छा कदम है आरपीएससी का कि क्वेश्चनों का लेवल वो कोचिंग सेंटरों की तरह डिसाइड नहीं करके एक अच्छे अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए उस कंटेंट को बढ़ावा दें जो कंटेंट आरपीएससी जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं या राजस्थान बोर्ड्स की बुकें हैं या फिर जैसे हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक्स है उनसे, ताकि कभी कोई विवादित अगर क्वेश्चन का मामला भी आता है तो इस प्रकार की जो चुनौती है उसका आसानी से सामना किया जा सके। अब आगे बात करते हैं भारत के चुनाव आयोग से संबंधित कथन है, निम्न में से कौन सा सही है, सही को पहचानना है। तो पहला ही कथन जो कि गलत है, इसमें चुनाव आयोग एक स्थायी संवैधानिक निकाय है, ये तो बिल्कुल सत्य है, लेकिन स्थापना का जो इन्होंने डेट दी है 25 जनवरी 1952 नहीं होकर 1950 आएगा, इसलिए पहला कथन गलत है। दूसरा अगर बात करें तो बहुमत द्वारा निर्णय लेने की शक्ति के साथ बहुसदस्यीय आयोग की अवधारणा 1995 में लागू हुई। जैसा कि आप सभी को पता है कि जब भारत में जो मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 की गई थी, उसी को ध्यान में रखते हुए जो राष्ट्रीय चुनाव आयोग है उसमें एक सदस्य से, शायद अक्टूबर 89 की बात है, एक सदस्य से 3 सदस्यीय चुनाव आयोग कर दिया गया था, लेकिन इसमें वापस कुछ समय के बाद में वापस पुनः एक सदस्य करा गया। उसके बाद में इन्होंने पूछा कि यह अवधारणा कब से लागू है, तो 93 से वापस इसे 3 सदस्य कर दिया गया था। आज वर्तमान में भारतीय जो चुनाव आयोग है उसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। इस प्रकार ये 93 आएगा 95 की जगह। आगे बात करते हैं कि संविधान के अंतर्गत संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों के निर्वाचन पश्चात निर्योग्यता के मामले में आयोग के पास परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार भी हैं। बिल्कुल सही बात है कि जब भी जो विधानमंडल और जो संसद के जो दोनों सदन हैं वहाँ के सदस्य निर्वाचन के पश्चात में अगर निर्योग्यता से संबंधित कोई क्वेश्चन आता है तो चुनाव आयोग के परामर्श से ही निर्णय लिया जाता है। हाँ, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, जो कि इंडियन पॉलिटी से संबंधित है और लोकसभा अध्यक्ष के बारे में और लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियों के बारे में सही कथन बताना है। जैसा कि इसमें पहला कथन है, लोकसभा अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है कि जब एक वित्त विधेयक को निचले सदन से उच्च सदन को भेजा जाता है तो अध्यक्ष द्वारा उस वित्त विधेयक के तौर पर प्रमाण पत्र भी लोकसभा अध्यक्ष द्वारा दिया जाता है, ये कथन भी बिल्कुल सही है। अगला है कि जब अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तब अध्यक्ष ना तो अध्यक्षता करेंगे, बिल्कुल सही है, और ना ही कार्रवाई में भाग लेंगे, ये गलत है। कार्रवाई में भाग लेते हैं, हालांकि सदन की अध्यक्षता वो नहीं करते। जब उनके खिलाफ किसी प्रकार का प्रस्ताव विचाराधीन हो हटाने का तो वो स्वयं अध्यक्षता नहीं करेंगे बल्कि कार्रवाई में वो खुद हिस्सा लेंगे, इसलिए ये कथन गलत हो गया। अगला है मतों की समानता के अलावा अध्यक्ष सदन में मतदान नहीं करेगा। अध्यक्ष सामान्य स्थिति में जब भी वोटिंग होती है तब मतदान नहीं करता। अगर वोटों की संख्या दोनों तरफ के या दोनों दलों की या किसी भी पक्ष और विपक्ष की समान हो तब अध्यक्ष अपना निर्णायक मत देकर इस चीज़ को अपने इस अधिकार का प्रयोग करता है, बाकी सामान्य स्थिति में मतदान का प्रयोग नहीं करता। ये कथन भी बिल्कुल सही है। इसका सही आंसर हो गया 1, 3 और 4, यानी 3 नंबर इसलिए गलत है क्योंकि उन्होंने कहा है कि कार्यवाही में भाग लेते हैं,
ना ही कार्रवाई में भाग लेते हैं और ना ही अध्यक्षता करते हैं। अध्यक्षता तो नहीं करते लेकिन कार्रवाई में भाग लेते हैं, इसलिए ये 3 नंबर कथन गलत हुआ। नेक्स्ट है 22 नंबर, जो कि ये भी इंडियन पॉलिटी का ही क्वेश्चन है और करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन और बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन। हाल ही में जैसा कि कौन सा विषय है जिस पर 31 दिसंबर 2023 को वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित वित्त आयोग अपनी सिफारिश नहीं करेगा। ये एक बहुत ही टफ क्वेश्चन की श्रेणी में डाला जा सकता है, क्योंकि ये करंट में भी उस लेवल का क्वेश्चन है जहाँ से आप पॉलिटी के सेगमेंट के जो विद्यार्थी हैं, ऑप्शनल सेगमेंट के, वही वहाँ तक टच कर सकते थे, वो भी बहुत मुश्किल से। इसमें आरपीएससी ने इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 4 माना है, जलवायु प्रबंधन पहल के वित्त पोषण पर वर्तमान व्यवस्था की समीक्षा को छोड़कर बाकी सभी कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट है 22, जिसमें लोकसभा से चुनावों से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया। 2004 के लोकसभा चुनावों में बहुत अच्छा क्वेश्चन, आंकड़ों से रिलेटेड लेकिन बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन। इतना इजी भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 2004 में जो पहला कथन है वह है 2004 के चुनाव में कांग्रेस को 145 लोकसभा स्थानों पर विजय प्राप्त हुई। ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन जो 2004 के चुनाव में भाजपा को जो सीटें मिली है उनमें इन्होंने 133 लोकसभा सीटों पर विजय प्राप्त की। ये कथन गलत है, क्योंकि 133 के स्थानों पर 138 आएगा, ये ध्यान रखना। और ये जो कथन नंबर 3 है, 2004 के चुनाव में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को 48 लोकसभा सीटों पर विजय प्राप्त हुई, ये भी गलत है। यहाँ 48 के स्थान पर 43 यानी 43 आएगा। इस प्रकार से कथन नंबर बी और सी दोनों गलत है और केवल ए सही है, और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। आगे है केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस समिति। बहुत इजी सवाल और लगभग कई बार परीक्षाओं में पूछा गया, के संथानन समिति। आगे है तो अब है 25 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री ने अधिकतम बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन का सामना किया। इसमें सही जवाब 2 बार भैरू सिंह जी ने राष्ट्रपति शासन का सामना किया, 1980 और 1992 में। दोनों बार भैरू सिंह जी मुख्यमंत्री थे और उनके समय राष्ट्रपति शासन लगा, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। अब है 26 नंबर सवाल, जिसमें पूछा गया कि वर्तमान में राजस्थान में मंत्रिपरिषद में कितनी महिलाएं शामिल है। तो वर्तमान में राजस्थान में मंत्रिपरिषद में केवल 2 महिलाएं शामिल हैं। एक उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी और दूसरा है मंजू बागवार जी, श्रीमती मंजू बागवार। इस प्रकार से इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी केवल 2 महिलाएं शामिल हैं। इसके बाद में आगे का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान विधानसभा में अधीनस्थ विधान संबंधी कौन सा कथन सही नहीं है। बहुत ही टफ क्वेश्चन पूछा है, अंदर के जो नियमों से संबंधित क्वेश्चन है, इसमें कौन सा सही है। इसमें देखो ये क्वेश्चन पॉलिटी सेगमेंट के जो ऑप्शनल विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आरएस लेवल का क्वेश्चन है। यहाँ से मैं आपको बता दूं कि आरपीएससी ने इसका सही जवाब जो माना है, जो कि सही नहीं है। यहाँ नियम नंबर 240 का संबंध प्रक्रिया और कार्य संचालन से नहीं है। जहाँ तक मुझे याद है नियम नंबर 50 का संबंध कार्य संचालन से है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ये सवाल पहले भी पूछा गया है, इसी प्रकार से ऑप्शन चेंज कर दिए इन्होंने और बहुत अच्छा क्वेश्चन। पहले भी खूब कंफ्यूजन हुए थे। बाकी पहला है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा के आधार पर राज्य में राज प्रमुख के पद को समाप्त किया गया, बिल्कुल सही कथन है ये। 7वें संविधान संशोधन द्वारा राज प्रमुख के पद को समाप्त किया गया, ये भी बिल्कुल सही है। गुरुमुख निहाल सिंह, इनको 25 अक्टूबर को नियुक्त किया था। 25 अक्टूबर 1956 को इन्हें राजस्थान का प्रथम राज्यपाल नियुक्त किया था, न कि 1 नवंबर। इन्होंने 1 नवंबर 1956 को पदभार ग्रहण करके शपथ ग्रहण की थी, वो डेट है ये। इसलिए ये कथन, इसके लिए ऑप्शन नंबर इस 28वें सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3।
और जो अपने वर्तमान राज्यपाल हैं हरिभाऊ किशनराव वागड़े, इन्होंने 31 जुलाई 2024 को शपथ ली थी। ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में जिला आयोजना समिति का अध्यक्ष कौन बनता है? पहले इसमें जिला कलेक्टर होता था, कुछ ही दिनों पहले इसमें संशोधन करके जिला प्रमुख को इसका अध्यक्ष नामित किया है। आगे का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, किस अधिनियम के द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि पहला प्राधिकरण, राजस्थान का पहला प्राधिकरण, और हाल ही में क्योंकि करंट में इसलिए चर्चा में है, जयपुर और बीकानेर को छठे और सातवें जय प्राधिकरण के रूप में नई स्थापना की गई है। इसलिए ये क्वेश्चन करंट के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण था, और इसका सही जवाब है 1982। आगे है कि किन रियासतों में स्वाधीनता से पहले पंचायती राज या पंचायतों पर विधेयक पारित किए गए थे? तो इसका सही जवाब है जोधपुर, जयपुर, उदयपुर और सिरोही। और इसके बाद में आगे है आरपीएससी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि आरपीएससी द्वारा जो अनुशासनात्मक मामलों में जो अनिवार्य परामर्श दिया जाता है कार्मिकों की अनुशासनात्मक कार्रवाई पर, वो किस धारा के तहत दिया जाता है? ये क्योंकि आरपीएससी के कार्यों में अगर आपको पता होता तो, क्योंकि उन्होंने सब क्लोज भी दिए हैं, लेकिन सब क्लोज में इन्होंने एक ही धारा के सब क्लोज नहीं दिए, इसलिए बहुत अच्छा अगर आप क्लियर था कि 320 में आरपीएससी के कार्य दिए दिए गए हैं या राज्य लोक सेवा आयोगों के कार्य दिए गए हैं, तो वहीं से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट आसानी से कर सकते थे और बिल्कुल अच्छे से इसको एलिमिनेट करके आंसर तक पहुंच सकते थे। आगे है, निम्नलिखित में से किस दिनांक को प्रमिल कुमार माथुर को राजस्थान उच्च न्यायालय में रजिस्ट्रार जनरल का कार्यभार संभाला? ये क्वेश्चन बहुत ही मतलब यूँ कहे कि फैक्ट के हिसाब से भी और अनप्रैक्टिकेबल कहा जा सकता है, क्योंकि और पूछने का कारण यह है कि हाल ही में इन्हें रजिस्ट्रार के बाद में राजस्थान उच्च न्यायालय के जो 3 न्यायाधीश नियुक्त किए हैं, उनमें से एक न्यायाधीश प्रमिल कुमार माथुर भी शामिल है, इसलिए इनकी डेट पूछी गई। ये बहुत ही टफ क्वेश्चन था, हालांकि आरपीएससी ने इसका जवाब 20 अप्रैल 2024 माना है। इसके बाद में राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 की धारा 7 के तहत लोकायुक्त कुछ मामलों में मंत्रियों और लोक सेवकों के खिलाफ आरोपों की जांच करने का अधिकार रखता है। निम्न में से कौन सा विषय इसका शामिल नहीं है? तो देखो, लोक सेवकों और उनके भ्रष्टाचार से संबंधित जांचें करता है। इसमें महिलाओं का यौन उत्पीड़न, जातिगत भेदभाव और बच्चों के खिलाफ हिंसा से कोई संबंध नहीं है। आसानी से आप एलिमिनेट करके निकाल सकते थे, और इस प्रकार इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, जो महिलाओं का यौन उत्पीड़न और जातिगत भेदभाव और बच्चों के खिलाफ हिंसा से है। आगे हैं, सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए महापौर का चुनाव लड़ने हेतु अमानत राशि 30,000 है, सही जवाब। इसके बाद में राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किस समिति की सिफारिश पर की जाती है? इसमें कौन सदस्य नहीं है? देखो, न्यायिक उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, कोई न्यायिक सदस्य इस समिति का सदस्य नहीं होता। मुख्यमंत्री होता है, विपक्ष का नेता होता है, और मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त एक कैबिनेट मंत्री होता है। इस प्रकार ये 3 सदस्य होते हैं, और इस समिति की सिफारिश पर ही राज्यपाल द्वारा सूचना आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। इसके बाद में है कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का कौन सा अध्यक्ष जिन्होंने 5 वर्ष की कार्यावधि पूरा की? जैसा कि सर्वाधिक कार्यकाल वाले अगर राजस्थान के मानवाधिकार आयोगों के अध्यक्षों की बात करें, तो इसमें NK जैन का नाम, क्योंकि एकमात्र अध्यक्ष हैं जिन्होंने 5 वर्ष की कार्यावधि पूर्ण की थी, इसलिए ये इम्पोर्टेंट बनता है। आगे है सिटीजन चार्टर के बारे में, जो कि राज्य पॉलिटी का एक अच्छा सेगमेंट का पार्ट है। इसमें से कौन सा उद्देश्य शामिल नहीं है? तो इसमें जनता की मांगों को प्रभावी सुनवाई तंत्र, इसके तहत एक अलग से कानून बना हुआ सुनवाई के लिए, जन सुनवाई का अधिकार अधिनियम बना हुआ है, तो ये इसमें शामिल नहीं है। आगे बात करें तो ये इंडियन इकोनॉमी का क्वेश्चन है और इकोनॉमिक सर्वे से पूछा गया है। जैसा कि आप सभी को पता है कि कोविड के दौरान भारत नहीं पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी में ऋणात्मकता देखी गई थी। इसी के तहत ये क्वेश्चन आप अगर हल्के से माइंड से भी करते तो आराम से इस तक पहुंच सकते थे, क्योंकि अब तक की सर्वाधिक ऋणात्मकता जो राष्ट्रीय आय
और जो वृद्धि दर में देखी गई थी वो 20-21 के दौरान ही देखी गई थी, इसलिए कोई दिक्कत ही नहीं थी। जीएसटी, जैसा कि आपको पता है, जीएसटी लगाने का सबसे बड़ा जो इनपुट जमा तंत्र है, इसका सबसे बड़ा कारण ही दोहरे कराधान को रोकना था, इसलिए इसे भी आप आसानी से कर सकते थे। इसके बाद में अगर राजनिवेश पोर्टल की बात करें तो हाल ही में इसमें संशोधन करके इस चीज़ में कहीं संशोधन किए गए, और जैसा कि एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, मैं विस्तृत में नहीं जाऊंगा यहाँ क्योंकि हमारे पास समय कम है, इसलिए हम केवल आंसर पे बात करेंगे। इसका सही आंसर, आरपीएससी ने बड़े निवेश प्रस्तावों को अधिक प्रभावी ढंग से सुविधाजनक बनाने और एक ही छत के नीचे उनके लिए अपेक्षित अनुमोदन के लिए मुख्यमंत्री के वन स्टॉप शॉप की सुविधा दी है। ये गलत आंसर है, ये गलत कथन है और यही इसका उत्तर सही है। आगे है कि मुद्रास्फीति के बारे में, कोर स्फीति में खाद्य और ऊर्जा की कीमतें शामिल है, बिल्कुल गलत। सेकंड है हेडलाइन मुद्रास्फीति में खाद्य स्फीति बाहर की खाद्य स्फीति शामिल की जाती है, ये भी गलत। कोर स्फीति की अपेक्षा हेडलाइन मुद्रास्फीति की प्रकृति ज़्यादा परिवर्तनशील है, ये कथन बिल्कुल सही है। इसके अलावा बाकी सभी कथन, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही है। आगे बात करते हैं कि कृषि फसलें और उनकी 2021-22 के उत्पादन के लेकर क्वेश्चन पूछा गया, जिसमें पोषक अनाजों को लेकर, पोषक अनाज की बात करें तो पोषक अनाजों में कर्नाटक 1 नंबर पे है। दूसरा है कुल दलहन में आपको पता है कि एमपी 1 नंबर पे हैं। इसके बाद बात करें मूंगफली की, तो जैसा कि सबको पता है कि सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन गुजरात में होता है। और बाद में आगे है, नेक्स्ट है सोयाबीन की बात करें तो इसमें महाराष्ट्र 1 नंबर पे हैं, और इसी से आप आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते थे। आगे बात करते हैं कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संबंध में कौन कौन से कथन सही हैं। तो इसमें पहला 5 जुलाई 2013 बिल्कुल सही है, और सेकंड है 50 करोड़ व्यक्ति राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब 75% ग्रामीण और 50% शहरी आबादी इस खास में शामिल हैं तो 50 करोड़ की आबादी तो शामिल नहीं होगी, इससे बहुत ज़्यादा शामिल है, इसलिए ये कथन नंबर बी गलत है और ए और सी दोनों सही हैं। आगे है विश्व खुशहाली रिपोर्ट। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 करंट का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहला है भारत का स्थान 143 से अधिक देशों में 126वां। 126 तो सही है, परंतु 143 देशों में आया है, ना कि 140 देशों में। ये थोड़ा सा गलत रखा जो कि, और सेकंड इसमें पड़ोसी देश चीन, नेपाल, पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका और बांग्लादेश से भी निम्न है, ये बिल्कुल सही है। इसके बाद में पिछले कुछ वर्षों से भारत के स्थान में कुछ विशेष परिवर्तन नहीं आया, कि ये बताता है कि ये जनसंख्या के कल्याण और खुशी में सुधार के लिए सीमित प्रगति ही हुई है। अर्थात भारत में खुशहाली में भारत का 143 देशों में 126वां स्थान। आप सोच सकते हैं कि भारत में लोग खुशी नहीं है, चाहे लोग कमाई कर रहे हैं वो भी खुश नहीं है, और वो तो ज़्यादा खुश नहीं है। जो कमाई नहीं कर रहे हैं वो ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि उनके पास कुछ नहीं है, वो ज़्यादा खुश है, उनको चिंता नहीं है। जिनके पास ज़्यादा है वो वैसे खुश नहीं कि इसको कहाँ एडजस्ट करें, इसलिए भारत का खुशहाली सूचकांक अच्छा नहीं है। आज भी लोग सिर्फ अर्निंग पे ध्यान देते हैं, अपनी जीवन शैली की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। ये इसलिए आज, और सरकारें भी ध्यान नहीं दे रही है, इसके स्पष्ट आंकड़े आप इस 2024 की रिपोर्ट में देख सकते हैं कि 143 देशों में, वर्ल्ड में इतनी बड़ी पॉपुलेशन लेकर आप खुशहाली में इतने पीछे रहना एक विडंबना का विषय है। 126वीं रैंक, यानी लगभग एशिया में भी आप जो अपने पड़ोसी देश से नेपाल, पाकिस्तान, इनसे भी पीछे हैं, वो भी मतलब अपने से ज़्यादा खुश है। अब क्यों खुश नहीं है ये आप खुद आकलन लगाइए अपने आसपास का। तो आगे बात करते हैं खुश, तो इसमें कथन नंबर 1 गलत हो जाएगा और सेकंड नंबर ऑप्शन सही रहेगा, और इसलिए ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट जवाब है। आगे बात करते हैं 46 नंबर। इसमें कार्मिकों का जनसंख्या से अनुपात परिभाषित किया गया है, जिसमें कुल जनसंख्या में नियोजित व्यक्तियों का प्रतिशत है, वह सही आंसर है। आगे बात करते हैं कि 1991 में जो वित्तीय सुधार किए गए थे उनमें कौन सा शामिल नहीं है। तो FRBM ये राजस्व से रिलेटेड है और सरकारें करती है, तो ये इसमें शामिल नहीं है। और आगे है राजस्थान में राजकोषीय घाटे के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें जो पहला कथन है वो 2022-23 में वास्तविक राजकोषीय घाटा
राज्य सकल घरेलू उत्पादन का 3.76% रहा, ये बिल्कुल सही है। अगला कथन है कि FRBM एक्ट 2005 द्वारा अनुमोदित सीमा से कम है, कम नहीं ज़्यादा है। ये कम गलत लिखा है इन्होंने, कम की जगह अधिक आएगा, इसलिए ये कथन गलत हो गया। अगला है कि वर्ष 2022-23 का राजकोषीय घाटा 2021-22 की तुलना में अधिक है, ये बिल्कुल सही है। इस प्रकार ए और सी यानी आंसर नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 सही है। आगे है कि राज्य खनिज नीति, हाल ही में राज्य सरकार द्वारा 9 नई नीतियां लागू की थी, जिनमें से 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे इस पेपर में पूछे गए। इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो है राजस्थान खनिज नीति 2024, इसके बारे में कथन दिए गए हैं। इसका पहला कथन है कि वर्ष 2046-47 तक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 1 करोड़ व्यक्तियों तथा 29-30 तक 50 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करना इस नीति का उद्देश्य है। सेकंड नंबर ऑप्शन है, ये बिल्कुल सही है। सेकंड ऑप्शन है कि राज्य में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में खनिज क्षेत्र का योगदान जो 22-23 में 3.4 है, इसे बढ़ाकर 29-30 में 5% और 46-47 तक 8% करना, ये भी बिल्कुल सही है। आगे है ऑप्शन नंबर सी, खनन के अंतर्गत खनिजों की जो संख्या है वो 47 तक, जो वर्तमान में 58 है, उससे बढ़ाकर 60-70 करनी है, ये भी बिल्कुल सही है। अर्थात ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल, यानी ए, बी और सी तीनों सही हैं। इसके बाद में राजस्थान में सकल स्थायी पूंजी निर्माण, आपको पता है कि जो सरकारी द्वारा अपनी स्थायी पूंजी, जो बिल्डिंगों का निर्माण है, पुलियाओं का निर्माण है, सड़क का निर्माण है, जहाँ से उसे संपत्ति अर्जित नहीं मतलब वो नहीं होती, उससे रिलेटेड जो बजट का आवंटन है सर्वाधिक इस वित्त वर्ष में कहाँ हुआ, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। उसमें घटते क्रम में बताना है, 1 नंबर पे निर्माण आएगा, दूसरे नंबर पे विनिर्माण, तीसरे नंबर पे कृषि और चौथे नंबर पे खनन, ये बिल्कुल सही जवाब है। आगे है कि भारत में राज्यों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग जारी कौन करता है। राज्य में उद्योग और संवर्धन व आंतरिक व्यापार विभाग है, ये जो ये रैंकिंग जारी करता है। आगे है कि मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद, जो कि पूर्व की सरकार द्वारा गठित की गई थी, उसके स्थान पर वर्तमान सरकार ने राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन, यानी जो नीति आयोग की तरह रीति आयोग बनाया है, वह राजस्थान में, इसका सही जवाब है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा पार्क राजस्थान में विकसित नहीं किया गया। जैसा कि आपको पता है कि उदयपुर में एग्रो फूड पार्क नहीं है, इसका सही जवाब यही होगा। आगे है कि जो राजस्थान की एम्स एंड नीति 2024 बनाई गई है वो कब तक प्रभावी रहेगी, तो इसका सही जवाब है 31 मार्च 2029 तक ये प्रभावित रहेगी। इसके बाद में आगे है कि जो 2023-24 के रिको द्वारा विकसित किए गए नए औद्योगिक क्षेत्र हैं उनको अपने ज़िले से सम्मिलित करना था, तो इसमें पहला नाडोल से ही आप इसको सही कर सकते थे, नाडोल पाली में है। सेकंड नंबर ऑप्शन है धर्मपुरा, ये बाड़मेर में है। और थर्ड ऑप्शन है उमरिया, जो कि झालावाड़ में है। और फोर ऑप्शन है मालकी तूस, ये उदयपुर में है। इस प्रकार से इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। आगे है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है, जिसमें पहला कथन है कि इस योजना के तहत हर माह 300 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए 1 करोड़ घरों पर सौर संयंत्र स्थापित किए जाएंगे, ये बिल्कुल सही है। सेकंड है कि रूप टॉप सोलर संयंत्र स्थापित करने तो 30% अनुदान का प्रावधान है, ये गलत है, 30 की जगह यहाँ 40% आएगा। आगे है कि योजना पंजीकरण ऑनलाइन स्वीकृति तथा अनुदान की 100% ऑनलाइन व्यवस्था, ये बिल्कुल सही है। प्रत्येक आवेदक को 4% बैंक ब्याज पर ऋण देने का प्रावधान है, ऐसा कोई प्रावधान इसमें नहीं है। इस प्रकार से कथन नंबर 1 और कथन नंबर 3 दोनों सही हैं और ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। आगे है राजस्थान में आस्था योजना के पात्रता की बात की गई है, जिसमें वे परिवार शामिल है जिसमें 40% से अधिक दिव्यांगता या विशेष योग्य जन श्रेणी के व्यक्तियों की संख्या 2 या उससे अधिक हो, वे आस्था की श्रेणी में आते हैं। इसके बाद में अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना, ये पूर्व सरकार द्वारा जो शहरी क्रेडिट कार्ड इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना चालू की गई थी, उसी की तर्ज पे शुरू की गई है। इसमें स्टेट वेंडरों का सशक्तिकरण करने की बात की गई है, ये सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3।
फिर है साइंस के क्वेश्चन आ गए। उसमें पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन के कारण मोतियाबिंद में आँखों का प्राकृतिक लेंस धुंधला हो जाता है। कि आपको पता है कि प्रोटीन की कमी से आँखें कमज़ोर होती है। और नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी दाब की इकाई है। ये भी इसमें जो चारों ऑप्शन है चारों ही सही हैं। नेक्स्ट है राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम का जो थर्ड चरण है उसका मुख्य उद्देश्य पूछा गया, जिसमें जलापूर्ति, स्वच्छता, सीवरेज क्षेत्र में प्रदान की जाने वाली सेवाओं में सुधार करना इसका सही जवाब है। आगे है निम्नलिखित में से उस लेयर की पहचान करें जो आईओटी डिवाइसों में वायरलेस कनेक्शन के लिए उपयोग की जाती है। वर्तमान में ये बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है और नेटवर्क लेयर के लिए यूज़ की जाती है। डीआरडीओ द्वारा हवाई खतरों को निष्क्रिय करने हेतु विकसित मानव पोर्टेबल वायु रक्षा प्रणाली का नाम, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 है। और नेक्स्ट है 64। इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सा कथन सक्रिय इलेक्ट्रॉनिक्स स्कैन्ड एरे रडार के लिए सही नहीं है, यानी सही नहीं है पूछा गया। तो आपको पता है कि ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है और इसमें पहला ही ऑप्शन कि ये कई लक्ष्यों को ट्रैक करने में सक्षम नहीं है, ये अगर टेक्नोलॉजी में ये नहीं का अगर नहीं होता तो इसे एडवांस टेक्नोलॉजी मानी नहीं जा सकती। यहीं से आप एलिमिनेट करके इस क्वेश्चन को पहुंच सकते थे। ये उनके लिए जो बिल्कुल भी मतलब लेयर में नहीं थे, बिना पढ़े हुए ये क्वेश्चन करके आए हैं उनके लिए। अब आगे का जो आगे है 65 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि चौथी पीढ़ी का जैव ईंधन प्राप्त होता है आनुवांशिक रूप से संशोधित किससे प्राप्त हो रहा है। तो जैसा कि आपको पता है कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने शैवाल से जैव ईंधन प्राप्त करने की तकनीकी विकसित की है और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 शैवाल से। नेक्स्ट 66 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि नीचे दिए गए कूटों की सहायता से कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई के संदर्भ में सही कथन की पहचान करें। इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आईटी लेवल का क्वेश्चन है, टेक प्रौद्योगिकी का क्वेश्चन है, तो हाईटेक है, करंट भी इसमें शामिल किया गया है। तो इसका सही जवाब है ए और सी, यानी बी नंबर ऑप्शन है वो गलत है और ए और सी दोनों सही है। नेक्स्ट है क्वेशियोकोर जो कुपोषण का एक प्रकार है निम्नलिखित में से किस की कमी से होता है। जैसा कि आप सभी को पता है प्रोटीन की कमी से ये रोग होता है। और नेक्स्ट 68 नंबर है कि किस कृत्रिम मधुरक से में माधुर्यमान सुक्रोज की तुलना में अधिकतम होता है, यानी सबसे अधिक होता है। तो इसका सही जवाब है एलिटेम, यानी ऑप्शन नंबर 2। और नेक्स्ट है 69 नंबर क्वेश्चन। इसमें कौन सा मानव देह तरल ऊतकों में पाए जाने वाला एक सूक्ष्म खनिज, यानी सूक्ष्म खनिज वह है आयोडीन। नेक्स्ट है विशिष्ट रोगवाहक जनित रोगाणुओं के प्रकार के गलत समुच्चय का चयन कीजिए, यानी इसमें से कौन सा कथन गलत है। इसमें आपको पता है कि एंडीज चिकुनगुनिया एक वायरस जनित रोग है न कि जीवाणु जनित, इसलिए पहला ही गलत हो गया और इसका सही जवाब 1 नंबर ऑप्शन है। आगे है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार IND-AQI 101 से लेकर 200 तक की जो सीमा है वो किस श्रेणी में रखी गई है। तो वो मध्यम श्रेणी में रखी गई है। इसके बाद में नेक्स्ट है 72 नंबर क्वेश्चन। इसमें गलत कथन का चयन करना है आपको। पहला कथन है अल नीनो या लालिनो एक प्रकार के झंझावात हैं, गलत है। ये एक जलधाराएं हैं और ये भारतीय मौसम और यूँ कहें कि जो दक्षिण पश्चिमी एशिया का जो मानसून है इसको बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। यहाँ झंझावत नहीं आकर जलधाराएं आएगी। नेक्स्ट है ICAR और CIRCOT मुंबई द्वारा विकसित भारत का पहला नैनो सेलुलोज संयंत्र है। ये कपास से रिलेटेड है। इसका सही जवाब है 1 नंबर ऑप्शन कपास। आगे है ICUN की रेड डाटा लिस्ट है उसको क्या कहा गया है, इसका उपनाम पूछा गया है। बहुत ही टफ क्वेश्चन था, पहले मैंने भी नहीं सुना था। RPSC के लिए सही जवाब है जीवन का बैरोमीटर। आगे है राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना फेज 2 के बारे में गलत कथन पूछा गया है। इसमें पहला कथन है इसे जापानी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी यानी जायका द्वारा सहायता प्रदान की गई है, ये बिल्कुल सही है। सेकंड ऑप्शन है इसमें 18 जिले और 8 वन्य जीव अभ्यारण्य सम्मिलित की गई, ये गलत है। इसमें
जो सही जवाब आएगा वह है, एक मिनट, हाँ, इसमें जो 18 ज़िले हैं उनकी जगह शायद 15 ज़िले होने चाहिए, और जो 8 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं यहाँ 7 होंगे। इस प्रकार से ये कथन गलत होगा। और ये जो अभेड़ा और माचिया जबर ये इसी के तहत विकसित किए जा रहे हैं, इस परियोजना के तहत ही, और जल संरक्षण को भी सम्मिलित किया गया, ये बिल्कुल सही है। कॉलम नंबर 1 यानी उत्कृष्टता केंद्रों को उनके औद्यानिक फसल से सुमेलित करना है। इससे अगर आप, पहला है बस्सी अनार के लिए, सेकंड नंबर है सकरा भोज का, ये खजूर के लिए है, और देवड़ावास अमरूद के लिए, और खेमरी सीताफल के लिए उत्कृष्टता केंद्र जाने जाते हैं। इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 17 वैश्विक जो लक्ष्य निर्धारित किए गए उनमें से स्थलीय जीवन से संबंधित लक्ष्य की क्रमांक पूछा गया है। इसमें सही जवाब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स नंबर 15, क्योंकि आपको ये जो 17 के 17 लक्ष्य हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आरपीएससी द्वारा पूर्व में भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें से जो आपको पता है कि पहला लक्ष्य गरीबी उन्मूलन से रिलेटेड है, और जो 17वां लक्ष्य है वो लक्ष्यों के लिए जो भागीदारी सुनिश्चित करना है उससे रिलेटेड है। और आने वाले एग्जामों में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ये, क्योंकि ये एक अच्छा कोर एरिया से पूछा गया इकोनॉमिक्स का अच्छा क्वेश्चन है। आगे है करंट से रिलेटेड, मार्च 2023 में जन्मी भारत की प्रथम क्लोनित गाय गंगा किस नस्ल की है? तो इसका सही जवाब है गिर। और नेक्स्ट है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें कथन और जो अभिधारणाएं हैं उनसे रिलेटेड पूछा गया है। जो पहला कथन है उसकी अभिधारणाएं दी गई है 2, उनका डिसाइड करना, आपको सही विकल्प का चयन करना है। इसमें पहला कथन है कि मिट्टी में पोषक तत्वों की पूर्ति के क्रम में ये आवश्यक है कि प्रत्येक दूसरी ऋतु में अलग प्रकार की फसलों को उगाना चाहिए। ये कथन दे रहे हैं कि आपको मिट्टी की जो पोषक तत्वों की जो उपजाऊपन को बनाए रखने के लिए जो खेती करते समय फसलों को बारी बारी से बदल बदल कर बोना चाहिए। अब इसका इन्होंने अभिकथन दिया है कि एक फसल उसी खेत में कभी भी दूसरी बार नहीं उगाई जा सकती। ऐसा नहीं है, उगाई तो जा सकती है लेकिन उससे उत्पादकता प्रभावित होगी, इसलिए कथन इसमें तर्कसंगत नहीं है। यदि लगातार ऋतु में अलग अलग प्रकार की फसल उगाई जाती है तो मिट्टी में किसी भी प्रकार के अतिरिक्त पोषक तत्व जैसे खाद को मिलाए जाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होगी। ऐसा कुछ नहीं है, ये दोनों ही कथन तर्कसंगत नहीं है। इसलिए इसका क्योंकि खाद मिलाने की आवश्यकता हो सकता है कोई दूसरे पोषक तत्वों की कमी हो, केवल इसी से पूर्ति नहीं होती, लेकिन इससे यूँ है कि उगाना चाहिए ताकि पोषक तत्व बने रहें। इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, ना तो अभिधारणा 1 और ना अभिधारणा 2 अंतर्निहित है। आगे की निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा गांव हरित प्रौद्योगिकी के माध्यम से शून्य अपशिष्ट मॉडल बन रहा है? ये आंधी गांव है जयपुर का। ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 आंधी। फिर रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, कथन और निष्कर्ष दिए गए हैं। इसमें पहले कथन दिए गए हैं 3 कथन कि कुछ चिन्ह आकृतियां हैं, सभी चिन्ह ग्राफिक हैं, कोई भी ग्राफिक चिन्ह नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा केवल अनुसरण 1 अनुसरण सही कर रहा है कि ना तो निष्कर्ष 1 यानी कुछ ग्राफिक आकृतियाँ कारण। देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप आसानी से कर सकते थे, और यहाँ इतना कोई समझाने जैसी कुछ है नहीं, आपको सीधा उत्तर बता के आगे निकल रहे हैं। यहाँ जो पक्ष और तर्क से रिलेटेड दिया है, इसमें जो 82 है, इसमें जो कोई भी आसानी से बिल्कुल जो नहीं पढ़ के गया रीजनिंग वो भी कर सकता था। जैसे इन्होंने पूछा कथन कि क्या राजस्थान में बिजली की आवश्यकता कम करने के लिए हर घर में सौर ऊर्जा का उपयोग होना चाहिए? कथन को सही मानना है हमेशा। और तर्क, इसके नीचे तर्क दिए कि हाँ इससे हमारे प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण होगा और पर्यावरण अनुकूलता को बढ़ावा मिलेगा। बिल्कुल सही है, जाहिर सी बात है, पर्यावरण संरक्षण के लिए सौर ऊर्जा की पैनल लगने से ऊर्जा का संरक्षण होगा। दूसरा करा कि नहीं सौर ऊर्जा पैनल महंगे हैं और सभी मकानों, ये बिल्कुल तर्कसंगत नहीं है, इसलिए इसका सही जवाब होगा कथन नंबर 1। फिर आगे है किसी वृत्त पर एक समान दूरी पर 8 बिंदु स्थित हैं और
इन बिंदुओं को शीर्ष लेकर समकोण त्रिभुज खींचे जाते हैं जहां त्रिभुज की एक भुजा वृत्त का व्यास है। ऐसे सभी संभव समकोणों की त्रिभुजों की संख्या, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है और इसका आरपीसी ने जवाब माना है 24। आगे है 84 नंबर क्वेश्चन, जिसका जवाब सही जो श्रेणी का अगला पद है, ये रीजनिंग का अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, और इसका सही जवाब है 252। और इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 नंबर, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। क्योंकि मैं रीजनिंग के क्वेश्चन जल्दी जल्दी, क्योंकि यहाँ समझाने जैसा है नहीं कुछ, और आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चनों के लिए आपको विस्तृत रीजनिंग के लिए देखना चाहिए, मैं इतना फोकस इस पर नहीं करूँगा। नेक्स्ट है ये कथनों और क्रियाविधि से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको बिना किसी तैयारी के किया जा सकता था, सामान्य कॉमन सेंस की क्वेश्चन है। कथन है कि पिछली लोकसभा चुनाव की तुलना में इस बार लोकसभा चुनाव में मतदान कम हुए हैं, तो क्या करोगे आप, क्या करना चाहिए था? चुनाव आयोग को लोकसभा चुनाव पुनः करवाने की घोषणा कर दी। गलत कथन को, ये बिल्कुल ही तर्कसंगत नहीं है। आगे है कि चुनाव आयोग को उन लोगों को मतदान का अधिकार समाप्त कर देना चाहिए जिन्होंने इस बार के लोकसभा चुनाव में मतदान नहीं किया। बिल्कुल नहीं, जागरूकता फैलाना सबसे कारगर है। इसमें हमेशा पॉजिटिव आंसर देना चाहिए। इसके लिए ऑप्शन नंबर 3 यानी ना तो 1 और ना 2, दोनों अनुसरण करते हैं। इसके बाद में आगे है जो कि समय से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसका सही जवाब है ये समय और दूरी का क्वेश्चन है, ताकि प्रारंभिक बिंदु से लेकर अंतिम बिंदु तक लास्ट में क्या रहेगा, तो इसका सही आंसर आरपीसी ने ये ऑप्शन नंबर 3 माना है। इसके बाद में आगे रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। ये जो आकृति दे रखी है उसमें आपको आइडेंटिफाई करना था ऑप्शन से, तो इसमें 1 नंबर ऑप्शन सही आप बिल्कुल अपने नॉर्मल कॉमन सेंस से कर सकते थे, क्योंकि जो माँ है वह शिक्षक भी हो सकती है और चिकित्सक की, यहाँ सेपरेशन का जो ये ओवरलैप कर रहा है उसका यही परिणाम है। आगे है कि एक दर्पण में जो अल्फ़ाबेट है उनमें ऐसी संख्याओं को जो प्रतिबिंब, और वो भी ऐसे व्यंजन जो दर्पण में भी सेम नजर आए, तो उसकी संख्या 14 है। आगे ये परिवार से रिलेटेड वर्ड ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है, इसका सही जवाब है ई सी की पौत्री है। इसके बाद में आगे ये मैथ का सवाल है और इसमें अनुपात समानुपात से रिलेटेड, इसका सही जवाब आरपीसी ने ऑप्शन नंबर 4 जो 720 मिलीलीटर माना है। इसके बाद में ये जो आगे क्वेश्चन है 92 नंबर, ये भी मैथ का है, इसमें आरपीसी ने 20 यानी ऑप्शन नंबर 1 सही माना है। इसके बाद में आगे है ये चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज को कंबाइंड करके पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 93, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। आगे है जो त्रिभुज से रिलेटेड, त्रिभुज की भुजाओं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैथ के इंटरनल मैथ से रिलेटेड है। जो मैथ बैकग्राउंड के स्टूडेंट नहीं है उनको थोड़ा टफ भी लगा होगा, और टफ भी है, इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही है। इसके बाद में आगे है कि जो 95 नंबर ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन नंबर 3 यानी 16 सही आंसर है। इसके बाद में ये जो माध्य से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, कोई नॉर्मल कॉमन सेंस से भी जोड़ के भी करता है इनको तो आराम से कर सकता था, क्योंकि इनका जोड़ 110 है, इनका 210 है, 100 का अंतर पड़ता था, 100 प्रक्षेपण में 1 अंक बढ़ जाती है माध्य, और इसका अगर 49 था तो 50 हो गई। इसके बाद में आगे है 97 नंबर क्वेश्चन, वर्णमाला के 10 अलग अलग अक्षरों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, मतलब रीजनिंग और मैथ दोनों मिला के क्वेश्चन पूछा गया, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में 2 पासाओं, ये भी रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रीजनिंग और मैथ से रिलेटेड दोनों को कंबाइंड करके पूछा गया, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। और अब है रीजनिंग करंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, जो कि राजस्थान में जो नगर निगम हेरिटेज है उसके द्वारा जो एक ऐप जारी किया गया, जिसका उद्देश्य नागरिकों के मुद्दों की सूचना सरकार तक संश्लेषित और विश्लेषण करके ट्रैक करने के उद्देश्य से, यह हाल ही में जो नगर निगम हेरिटेज है उसने जयपुर 311 के नाम से जारी किया है, इसका सही जवाब है। और ये पाई चार्ट का सवाल है, बहुत इजी सवाल था, इसे कोई भी जोड़ के आराम से कर सकता था, इसका सही जवाब है गेहूं, जौ और ज्वार, ऑप्शन नंबर 1।
श्योरी 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 श्योरी, इसका सही जवाब है चावल, गेहूं और ज्वार। ऑप्शन नंबर 2 सही है इसका। श्योरी, 1 नंबर नहीं, 2 नंबर सही है इसका। हाँ तो इसका चावल, गेहूं और ज्वार इसका सही जवाब आएगा। आगे है, विधानसभा में उपचुनाव से रिलेटेड बहुत ही डीप फैक्ट पूछा है। आरपीएस जी ने इसका सही जवाब माना है, सेवा नियोजित मतदाताओं के लिए सर्वाधिक मतपत्र खींवसर विधानसभा क्षेत्र में जारी किए गए। ऐसे सवाल आपको केवल और केवल समाचार पत्र पढ़ने से ही सही किए जा सकते हैं, या फिर जो अच्छे लेवल की जो ऑथेंटिक मासिक पत्रिकाएं हैं उनमें मिल जाएंगे। फिर है अगला क्वेश्चन, करंट का है, गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। जैसा कि आपको सभी को पता है, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें इन्होंने पहला ऑप्शन दिया है मध्य प्रदेश, यही गलत है। मध्य प्रदेश में नहीं होकर ये छत्तीसगढ़ में है। इसके बाद में दूसरा ऑप्शन है, नवंबर 2024 में इसे भारत का 54वां टाइगर रिजर्व अधिसूचित किया गया। नवंबर 2024 तो सही है, बट ये 54वां नहीं होकर 56वां है, इसलिए ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट है, कथन नंबर 3 है, वो है कि ये 1829 वर्ग किमी में फैला हुआ, ये भी गलत है। 1829 नहीं होकर इसमें 2024 वर्ग किमी के आसपास का इसका क्षेत्रफल है। हाँ, कथन नंबर 4, ये देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग 2024 में निम्नलिखित में से किस संस्थान को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और प्रतिस्पर्धा पर बाजार अध्ययन हेतु नियुक्त किया है। एआई के बाजार अध्ययन के लिए ये मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट सोसाइटी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, जो राजस्थान एमएसएमई नीति 2024 है, इसकी किस दिनांक तक लागू रहेगी। इसके लिए 31 मार्च 2029 निर्धारित की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में यामुडू और सी किस देश की राष्ट्रपति चुनी गई। ये विशेष नियुक्तियों से रिलेटेड क्वेश्चन है, उरुग्वे की राष्ट्रपति चुनी गई। नेक्स्ट है, 106 नंबर क्वेश्चन, फरवरी 2025 में समुद्री केबल प्रतिरोधक क्षमता शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, समुद्री केबल से रिलेटेड, मतलब आने वाले समय की टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नाइजीरिया इसका सही जवाब है। दक्षिण कोरिया के उस लेखक का नाम बताइए जिसने 2024 में साहित्य का नोबेल। बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि साहित्य का नोबेल पुरस्कार एक ही लेखक को मिला है। अगर चिकित्सा या रसायन से रिलेटेड पूछ लेते तो वहाँ ऑप्शन में समझ में नहीं आते, ये इसलिए इजी माना जा सकता है। आगे है कि जो दिव्यांगजन सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार है, उनमें आपको उत्कृष्ट कार्य किस किस को दिए गए और किस किस क्षेत्र में दिए गए। इसमें पहला ऑप्शन है अनन्या विजेश, इन्हें संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया गया। सेकंड ऑप्शन है प्रतीक खंडेलवाल, इन्हें सुगम्यता के क्षेत्र में दिया गया। और तीसरा ऑप्शन है प्रियंका दीपक दबड़े, इन्हें कला और संस्कृति के क्षेत्र में दिया गया। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार ने कुछ भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं की सूची में शामिल कर इनको अनुमोदित किया। अब कुल कितनी भाषाएं शास्त्रीय भाषा का दर्जा हासिल है। इसका सही जवाब होगा 11, क्योंकि पहले 6 भाषाओं का था और अभी केंद्र सरकार ने 5 भाषाओं को और ये दर्जा देने से कुल 11 भाषाएं इसमें शामिल हो गई। अब नेक्स्ट है 110 नंबर क्वेश्चन, जिसमें भारतीय सेना और कंबोडिया सेना के बीच संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास सिनवेक्स का आयोजन पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया। तो इसका सही जवाब है पुणे। करंट का क्वेश्चन है, जाहिर सी बात है, आप अगर किसी भी अच्छी मासिक पत्रिका मूमल या क्रोनोलॉजी जैसे अगर आप एक भी मासिक पत्रिका को अगर मानक बनाकर पढ़ते हैं तो ये क्वेश्चन आसानी से हल किए जा सकते थे। आगे नेक्स्ट है कि 8 दिसंबर 2024 को भारत नॉर्वे गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। मुंबई सही आंसर है। नेक्स्ट है सुविधा पोर्टल, जो सुविधा नामक ऐप है ये किसका है। तो इसमें इसका सही जवाब भारतीय चुनाव आयोग है। भारतीय चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों को जो अनुमति और रैलियों की और किसी भी कार्य की अनुमति लेने के लिए सुविधाजनक ऐप बनाया है, और इसमें वो अपनी अनुमति को आवेदन भी कर सकते हैं और उसकी जो अनुमति से रिलेटेड क्या पोजीशन है उसे भी ट्रैक किया जा सकता है। नेक्स्ट है, हाल ही में हानले लद्दाख में उद्घाटित किए गए एशिया के सबसे बड़ी और विश्व की सबसे ऊंची
चरण को वेधशाला से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो इसमें पहला कथन है, इसका उद्घाटन परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष अजीत कुमार मोहंती ने किया, ये बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है ये 5100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, ये गलत कथन है, क्योंकि इसका सही ये 5100 की जगह 4500 मीटर आएगा, इसलिए कथन नंबर 2 गलत है। इस दूरबीन का निर्माण भारत परमाणु अनुसंधान केंद्र ने इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड व अन्य उद्योग भागीदारों के सहयोग से किया, ये बिल्कुल सही है। इस प्रकार इसका सही जवाब आएगा कथन नंबर 3, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस भारतीय ने श्री अत्सुकी मिसूरू के साथ सितंबर 2024 में टोक्यो में आयोजित दूसरे भारत जापान वित्त संवाद में सह अध्यक्षता की? बहुत ही टफ सवाल है, अमूमन ऐसे जो सचिव स्त्री वार्ता है उसमें से पूछे नहीं जाते, पहली बार इतना डीप क्वेश्चन पूछा है, पर इसका सही जवाब है तुहिन कांत पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किसकी मेजबानी में हो रहा है? तो इसका सही जवाब बिहार है। आगे है कि अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग खेल यानी विश्व निशानेबाजी में भारत ने कितने पदक जीते? तो इसका सही जवाब 4 पदक जीते। अब जैसा कि आप सभी को पता है कि कुल जो भारत ने 4 पदक जीते उनमें शायद 2 रजत और 2 कांस्य पदक है, जिनमें से एक पदक जो 2 रजत है उनमें से एक रजत पदक सोनल ने जीता है और दूसरा रजत पदक सोनल और अर्जुन ने कंपाउंड स्पर्धा में जीता है। और जो 2 कांस्य पदक जीते हैं उनमें एक तो मनु भाकर है और एक स्वप्नल कुशाले है। इस प्रकार कुल 4 पदक भारत ने, 2 कांस्य और 2 स्वर्ण पदक, दो पदक जीते हैं। इसके बाद में 38वें नेशनल गेमों की बात करें, इसके बारे में सही कथन चुनना है, जिसमें मेजबानी उत्तराखंड द्वारा की जा रही है, बिल्कुल सही कथन है। और नेशनल गेम्स में 28 खेल प्रतियोगिताएं और 4 प्रदर्शन स्पर्धाएं सम्मिलित है, गलत है। इसमें 28 की जगह मेरे हिसाब से शायद 36 आएगा, 36 खेल प्रतियोगिताएं शामिल है, इसलिए कथन नंबर केवल ए सही माना जाएगा। नेक्स्ट है, नवंबर 2024 में पुणे में आयोजित 5वीं राष्ट्रीय पैरा शूटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते? तो इसमें सबसे सही आंसर है 16 स्वर्ण और 7 कांस्य पदक राजस्थान ने इसमें जीते थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 119वां क्वेश्चन, विश्व कैडेट अंडर 8 प्रतियोगिता 2024 के विजेता दिवित रेड्डी अंडुला किस खेल से शतरंज से रिलेटेड है? सही जवाब है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पुरास्थल की पहचान पुरातत्वविद टी.एच. हेंडले ने एक बौद्ध कस्बे के रूप में की थी? ये बहुत मैं यूँ मानता हूँ आरपीएससी ने इसका नालियसर माना है, बाकी मैंने जहाँ तक पढ़ा था मैंने विराट पढ़ा था, लेकिन यहाँ आरपीएससी का उत्तर ही मान्य होगा। आपको अगर इससे संबंधित कोई फैक्ट मिलता है तो आप आपत्ति लगा सकते हैं। मैं भी इसका फैक्ट क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा नहीं, इसको नालियासर हो सकता है ये फैक्ट कहीं दूसरी जगह से लिया हो आरपीएससी ने, बाकी बौद्ध कस्बे के रूप में बैराट को ही मान्यता थी। आगे नेक्स्ट है कि मारवाड़ के राव चूड़ा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कथन नंबर 1 है कि राव चूड़ा को मंडोर दहेज के रूप में मिला था, ये बिल्कुल सही है। राव चूड़ा की मृत्यु के तुरंत पश्चात राव रणमल गद्दी पे बैठे थे। देखो राव रणमल राव चूड़ा के ही पुत्र थे, बट इसके तुरंत बाद राव चूड़ा के जो छोटे भाई थे, शायद राव कान्हा या ऐसा कुछ नाम था, वह तुरंत गद्दी पे बैठे थे। तुरंत बाद में रणमल नहीं बैठ के कुछ समय बाद में रणमल बैठे थे, तो इसलिए मेरे हिसाब से कथन नंबर बी गलत है और केवल ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट है, राव जैतसी छंद में बीकानेर के राव जैतसी ने किसे परास्त किया था? एक जो हुमायूं का छोटा भाई है कामरान, उसे परास्त किया था। नेक्स्ट है, ओझियाना के उत्खनन में कौन शामिल थे? 3 नाम इन्होंने दिए हैं, जिसमें एक है आर.सी. अग्रवाल, ये बिल्कुल गलत है, आर.सी. अग्रवाल नहीं आएगा। बी.आर. मीणा बिल्कुल सही है, आलोक त्रिपाठी बिल्कुल सही है, और इसके अलावा एक और नाम पी.एल. सिंह भी इसी से रिलेटेड है। 3 नाम आप ओझियाना से रिलेटेड मान सकते हैं, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। यहाँ आर.सी. अग्रवाल को इससे एलिमिनेट करना होगा। 124 नंबर क्वेश्चन, जैसा कि आप सभी को पता है कि बिजोलिया किसान आंदोलन से रिलेटेड पूछा गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन, अच्छा लेवल इन्होंने रखा है। मतलब बिजोलिया किसान आंदोलन से रिलेटेड में बिजोलिया किसान आंदोलन संबंधी जानकारी देने हेतु विजय सिंह पथिक गांधी जी से मिलने वर्धा गए थे। ये वर्धा नहीं जाकर मुंबई आएगा, यहाँ बम्बई
या मुंबई जो भी है, इसलिए कथन नंबर 1 सही नहीं है। और नेक्स्ट है, प्रयाग के अभ्युदय और कलकत्ता के भारत मित्र समाचार पत्रों में बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित समाचार नियमित, बिल्कुल ये तो सही है, ये पढ़ा हुआ भी है। बट यूँ है कि बहुत अच्छा और मतलब डीप क्वेश्चन इन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन से पूछे। अब तक के जो पूछे गए क्वेश्चन थे उनका इस क्वेश्चन का लेवल उनसे बहुत अच्छा है। नेक्स्ट है कि 1945 का एस सुधलाकर प्रतिवेदन किस रियासत से संबंधित है? इन्होंने आरपीएससी ने इसे ऑप्शन नंबर 1 जोधपुर माना है, जबकि जहाँ तक मुझे पता है इसका ऑप्शन नंबर 4 होना चाहिए, जयपुर रियासत से संबंधित प्रतिवेदन था, जिसमें जयपुर में सुधारों से रिलेटेड इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी। अब आरपीएससी हो सकता है ये जोधपुर या इसमें कहीं मैंने पढ़ा नहीं, बाकी आरपीएससी ने इसे जोधपुर माना है और आपको अभी तक यही मानना है। अगर आपके पास इससे रिलेटेड कोई फैक्ट हो तो आप आपत्ति लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 126, जिसमें वाल्टर कृत राजपूत हितकारणी के संबंध में प्रश्न पूछा गया है। इसमें पहला कथन है कि इसकी स्थापना 1888 में कर्नल CKM वाल्टर के प्रयासों से हुई थी। ये कथन भी मुझे सही नहीं लगता, क्योंकि इसमें 1889 आएगा, जनवरी 1889 में इसकी स्थापना की गई थी। ये कथन भी गलत है। और इसके बाद में इसका उद्देश्य राजस्थान के राजपूतों और दलितों के सुधार के लिए, इसमें दलित शामिल नहीं किए गए थे, केवल राजपूतों के लिए थे, ये भी गलत है। इसकी प्रथम बैठक का आयोजन अजमेर में होता है, ये बिल्कुल सही है। और सभा के अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सामाजिक नियम बनाए थे, ये भी बिल्कुल सही है। इसलिए इस पे आपत्ति लगाई जा सकती है। बट यूँ है कि इसकी स्थापना की प्रक्रिया 88 में शुरू हुई थी और जनवरी 1889 में इसकी पूर्णतः स्थापना हुई थी। इसलिए इसे क्या माना जाए, ये जो ऑथेंटिक फैक्ट है उसके आधार पे ही माना जाएगा। इसको आपत्ति लगाई जा सकती है जो 1888 दे रखा है उस पर। नेक्स्ट है, राजौरगढ़ में मथान देवी द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से किस देवी देवता को समर्पित है? तो नालेश्वर का मंदिर है और शिव जी को समर्पित है। नेक्स्ट है, लोक वाद्य यंत्र चौतारा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथनों पर विचार कीजिए और निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। तो ये 4 तारों वाला चौतारा वाद्य यंत्र है और रामदेव जी के भजन इसके साथ में प्रयुक्त किया जाता है। दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? पृथ्वीराज रासो चंद्रवदाय सही है, विसल देव रासो नरपति नाल सही है, खुमाण रासो गलत है, दलपति विजय आएगा इसमें, जो कर्णी दान दे रखा है उसने दलपत विजय आएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी खुमान रासो दलपत विजय आएगा कर्णिदान की जगह, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही है। शत्रुशाल रासो डूंगरसी सही है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है 130, जिसमें सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कराने के लिए चित्रकला से रिलेटेड शैलियाँ हैं और उनसे संबंधित चित्रकार हैं। बहुत इजी क्वेश्चन था। किशनगढ़ शैली से ही आपको किया जा सकता है। किशनगढ़ शैली निहाल चंद, दूसरा है बीकानेर शैली अली रज्जा, तीसरा है मेवाड़ शैली साहिबदीन और मारवाड़ शिवदास, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है लालदास जी से संबंधित 131 क्वेश्चन नंबर। इसमें है पहला कथन दिया गया है कि जो संत लालदास जी आजीवन अविवाहित रहे, ये गलत है। ये विवाहित जीवन में रहकर ही इन्होंने भक्ति की थी। और सेकंड ऑप्शन है कि संत लालदास जी की मृत्यु के पश्चात उनके समाधि स्थान पर मंदिर का निर्माण किया गया। ये क्वेश्चन इन्होंने आरपीएससी ने इसके दोनों ही कथनों को गलत माना है। जहाँ तक मुझे पता है, मैं अपने अध्ययन के आधार पर कि नंगला जो भरतपुर है वहाँ पर इनकी समाधि के ऊपर मंदिर बना हुआ है और वहाँ दर्शनार्थी आज भी उस मंदिर में इनकी सेवा के लिए आते हैं। तो ये ऑप्शन मुझे डाउट है। आप इसमें कोई फैक्ट मिले तो इसके आधार पे आप ऑप्शन जो लगा सकते हैं। बाकी आरपीएससी ने अभी इन दोनों कथनों को गलत माना है, तो आरपीएससी के अनुसार ये दोनों ही कथन गलत है। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ मंदिर का निर्माण नंगला भरतपुर में है। फिर आगे है 132 नंबर क्वेश्चन, जिसमें वेशभूषा से रिलेटेड जो कसुमल कलर है, जो कि गहरा लाल कलर होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। बहुत इजी क्वेश्चन है और मतलब एक सरल क्वेश्चन माना जा सकता है। इतने टफ क्वेश्चनों के बीच में ये डाला तो इसलिए सरल मान सकते हैं। नेक्स्ट है मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री शोभाराम जी के बारे में सही कथन
पूछा गया है। उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान वकालत छोड़ी थी, ये कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता है। वे हीरालाल शास्त्री के मंत्रिमंडल में सदस्य थे, ये बिल्कुल सही है, इसलिए कथन नंबर केवल बी सही है और ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है 134, जिनमें निम्नलिखित में से किस के लिए राजस्थानी भाषा में आडी हियाली शब्द प्रचलित है। आडी देना मतलब पहली देना, ये ग्रामीण क्षेत्र में खूब प्रचलित है और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 135, कुषाण वंश के कडभशीष द्वितीय ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि धारण की थी। तो इसमें सर्वलोकेश्वर की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है स्तूपों के संबंध में है, तो 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है कि स्तूप शब्द एक वास्तुशिल्प शब्द है और इसका अर्थ है वह चीज़ जो संचय के माध्यम से बनाई जाए। स्तूप एक किसी भी अवशेष को लेकर बनाए जाते थे, इसलिए कथन नंबर 1 सही है बिल्कुल। मृतकों की स्मृति में स्तूप बनाने की प्रथा बौद्ध काल से पूर्व भी थी, बिल्कुल सही बात है, दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ की रचना संस्कृत भाषा में की गई थी। तो इसमें 4 ग्रंथों का नाम दिया गया है। इसमें से ये 2 ग्रंथ दीपवंश और महावंश, क्योंकि ये दोनों ही पाली भाषा में थे, इसलिए ये दोनों हटाते ही एलिमिनेट करते ही आपका आंसर आ जाता ए और डी, यानी जो दिव्यावदान और आर्य मंजूश्री मूल कल्प है, ये दोनों ही संस्कृत भाषा में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 138, आजीवक संप्रदाय से रिलेटेड कथनों का विचार किया गया है। इसमें पहला नियति में विश्वास बिल्कुल सही है। दूसरा पुनर्जन्म के कर्म में बदलाव बिल्कुल गलत क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें पुनर्जन्म में आस्था थी, बदलाव के कोई संकेत नहीं थे। कठोर तपस्या में विश्वास करते थे, बिल्कुल सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 ए और सी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस इमारत का निर्माण सम्राट शेरशाह द्वारा किया गया था। सासाराम का मकबरा बिहार, जो कि इनकी महत्वपूर्ण वास्तुकृति थी। और सेकंड है किला कुन की मस्जिद का निर्माण भी शेरशाह ने ही दिल्ली में करवाया था। ये 2 ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी ए और बी इसका सही जवाब है। और अब नेक्स्ट है 140 नंबर क्वेश्चन, इंडियन मेडाइवल हिस्ट्री से रिलेटेड है। भक्ति आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसमें इन्होंने पहला कथन दिया है कि वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी, बिल्कुल सही कथन है। सेकंड कथन है निम्बार्क ने द्वैताद्वैत के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, ये कथन भी बिल्कुल सही है। थर्ड नंबर कथन है माधवाचार्य ने सगुण भक्ति के स्थान पर निर्गुण भक्ति सिद्धांत को प्रतिपादित किया, ये गलत कथन है, ये भी सगुण भक्ति के ही प्रमुख संत थे। अगला नेक्स्ट कथन है 4 नंबर, रामानंद ने राम भक्ति परंपरा का प्रचार किया, ये बिल्कुल सही है, तो इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है 141, भारत की एक राष्ट्र के रूप में पहचान को दृश्य माध्यम से संदर्भ करने हेतु किस चित्रकार ने सर्वप्रथम भारत माता के चित्र की रचना की थी। बंगाल के प्रसिद्ध चित्रकार अवनींद्रनाथ, जो अवनींद्रनाथ थे, उन्होंने भारत माता का चित्र सर्वप्रथम बनाया था। और ये इंडियन हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से और कल्चर और इंडियन हिस्ट्री और कल्चर के हिसाब से महत्वपूर्ण क्वेश्चन था और ज़्यादा टफ क्वेश्चनों की श्रेणी में इसे नहीं रखा जा सकता। एक इतिहास के विद्यार्थी के लिए और जीके के लिए भी ये एक अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है कृष्णदेवराय से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कि विजयनगर के प्रमुख शासकों में से एक थे। इनके समय एक कवि हुआ करते थे मल्लनाचार्य, इन्होंने 2 कृतियों की रचना की थी, चिंतारत्न और वीर सेया अमृत। इन ग्रंथों की भाषा के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, इसका सही जवाब है कन्नड़ भाषा। और नेक्स्ट है 1952 में भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किसको माध्यमिक शिक्षा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया। बहुत अच्छा क्वेश्चन और एक टफ क्वेश्चन की श्रेणी में रखा जा सकता है इसे। इसका आरपीएससी ने सही जवाब माना है लक्ष्मण स्वामी मुदलियार को। और नेक्स्ट है 144 नंबर क्वेश्चन, जिसमें 2 सूची, एक मरुस्थल और उनकी अवस्थिति दी गई है, इनको सम्मिलित करना है। इसमें पहला है गोबी का मरुस्थल, जो कि एशिया का है। सेकंड है पैटागोनिया का मरुस्थल, जो कि दक्षिण अमेरिका में है। थर्ड नंबर है विक्टोरिया का मरुस्थल, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। और कालाहारी का मरुस्थल, जो कि सभी को पता है अफ्रीका में है। और इस प्रकार इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है 145, इसमें
भूमध्य सागरीय कृषि के बारे में जो गलत कथन है ना, वो पूछा गया कि निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय कृषि नहीं पाई जाती। बहुत ही टफ क्वेश्चन और एनसीईआरटी से सीधी लाइन टू लाइन उठाया हुआ क्वेश्चन है। इसलिए कहते हैं कि कोचिंगों के नोट्स से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आरबीएससी और राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी और एनसीईआरटी की बुक्स हैं, जिनसे सिलेबस के जो पार्ट्स हैं ना वो टच करते हैं, वहीं से आपको पढ़ाई करनी चाहिए। इसमें इन्होंने एक कैलिफोर्निया दिया है ऑप्शन, बिल्कुल सही है। सेकंड है मध्य चिली, ये भी भूमध्य सागरीय कृषि के लिए प्रसिद्ध है। थर्ड ऑप्शन उत्तरी ऑस्ट्रेलिया नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में भूमध्य सागरीय कृषि नहीं पाई जाती। और चार नंबर ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणी भाग, ये भी भूमध्य सागरीय जल जो कृषि का प्रकार है, ये भी पाया जाता है। इस प्रकार इसका सही ऑप्शन और सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है 146, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी चरण के बारे में कथन दिए गए हैं। पहला कथन है आधुनिक यूरोप की समृद्ध लोकतांत्रिक एवं वैज्ञानिक संस्कृति का समर्थन किया। जो उदारवादी, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी नेता था, उन नेताओं थे, उन्होंने सभी ने जो यूरोपीय लोकतांत्रिक परंपरा था उसका समर्थन भी किया था और उसकी प्रशंसा भी की थी। तो एक ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी है ब्रिटिश साम्राज्यवाद के आर्थिक पहलू की कड़ी आलोचना की, क्योंकि ये जो शोषण की प्रवृत्ति ब्रिटिश साम्राज्य में आर्थिक आधार पे ही थी और इसी की इन्होंने आलोचना की थी, और इसलिए इस प्रकार दोनों ही कथन सही हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 147, इसमें जो पर्वत श्रेणियाँ, हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ दी गई है और उन्हें उत्तर से दक्षिण में सही क्रम का पता, जो पर्वत श्रेणियाँ हैं उनको उत्तर से दक्षिण में जमाना है। इसका सही जवाब है, आपको सभी को पता है, महत्वपूर्ण श्रेणियाँ हैं। पहले सबसे उत्तर में काराकोरम आएगी और सेकंड नंबर पे लद्दाख, फिर जास्कर और शिवालिक, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 148, जिसमें गलत कथन को छांटना है। इसमें कथन नंबर 1 है कि चेन्नई में वर्षा की विषमता मुंबई से अधिक है, बिल्कुल सही है। लौटता मानसून तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा लाता है, ये भी बिल्कुल सही है। फिर थर्ड ऑप्शन है कि पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर से उत्पन्न होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 4 है कि मानसून अभियान संयुक्त राज्य अमेरिका तथा भारत के संयुक्त तत्वावधान से आयोजित किया गया, ये बिल्कुल गलत है। ये एक तरह से जो इको से रिलेटेड क्वेश्चन है और बहुत ही डीप क्वेश्चन पूछा गया है और एक तरह से टफ क्वेश्चनों की श्रेणी में डाला जा सकता है। आरपीएससी ने इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 4 को माना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 149, इसमें सहायक नदियाँ और इसकी मुख्य नदियों से सम्मिलित करना है। इसमें पहला ऑप्शन है राप्ती, जो कि घाघरा की सहायक नदी है, तो इसी से सही हो जाता। सेकंड है तिस्ता, जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। थर्ड नंबर है हिरण, जो कि नर्मदा की सहायक नदी है, और पूर्णा, जो कि गोदावरी की सहायक नदी है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। और इस प्रश्न पत्र का अंतिम क्वेश्चन है, जो कि विश्व ज्योग्राफी से या वर्ल्ड ज्योग्राफी से लिया गया है, जिसमें विश्व के किस वन खंड में सर्वाधिक वनोन्मूलन अर्थात वनों की कटाई या देखी जाए या अंकित की गई है, तो उसमें उष्णकटिबंधीय वनों की सर्वाधिक वनोन्मूलन हुआ है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। इस प्रकार ये प्रश्न पत्र इसका आरपीएससी के आंसर की के अनुसार हमने एनालिसिस किया मोटा मोटा, और समय कम होने के कारण विस्तृत एनालिसिस हम नहीं कर पाए। फिर भी हम बात करें तो जो ये कुल मिला के जो ये प्रश्न पत्र मोटा मोटा एक टफ श्रेणी में प्रश्न पत्र रखा जा सकता है। पूर्व में जो आरपीएससी द्वारा आरएस प्री के जो एग्ज़ाम लिए गए उनमें से सबसे अच्छा लेवल अगर किसी की बात करें तो ये इस प्रश्न पत्र का कहा जा सकता है। और एक पुराने पैटर्न से हटकर एक नया पैटर्न आरपीएससी ने इख्तियार किया है, क्यों ना। और जो पिछले समय से आरपीएससी पे जो प्रश्न पत्रों को लेकर और पेपर आउट को लेकर जो अंगुलियां उठ रही थी, उन पे ऊपर एक करारा जवाब भी आरपीएससी की तरफ से ये माना जा सकता है। और
इसी को ध्यान में रखते हुए अगर हम कट ऑफ की बात करें तो ये मेरा आकलन है, जहाँ तक मैं मानता हूँ एक टफ प्रश्न पत्र था। और जिस प्रकार लोगों की तैयारी का लेवल था, क्योंकि मैं भी पिछले कई दिनों से इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, कई एग्ज़ाम दिए हैं और प्रैक्टिकली ये एग्ज़ाम में भी मैं शामिल रहा था। तो मैं यूँ मानता हूँ कि इस की कट ऑफ लगभग 65 से 75 के बीच में रहने का अनुमान है, अगर पेपर आउट नहीं हुआ तो। पेपर आउट होने के बाद कट ऑफ कहाँ जाएगी ये ना तो आप बता सकते हैं ना मैं बता सकता हूँ, और इससे पूर्व के पेपरों की कंडीशन भी आप देख सकते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि इसकी कट ऑफ 65 से 75 के बीच में रहेगी, और यही एक मानक कट ऑफ भी रहेगी। आप खुद भी देख लेंगे कुछ ही दिनों में, क्योंकि आरपीएससी बहुत जल्द परिणाम जारी करेगी। जिस प्रकार से उन्होंने बहुत जल्द आंसर की जारी की है। और इस प्रकार इसी के साथ हम इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।